दोस्तों, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मुख्यालय के ठीक बाहर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स की नजरों के सामने एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु के कपड़ों में लिपटा एक शख्स खुद को आग के हवाले कर देता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। जब आग बुझाई जाती है तो मौके से सिर्फ कुछ पर्चे मिलते हैं जिन पर लहू जमा देने वाली बात लिखी थी, चीन को तिब्बत से बाहर निकालो। अब देख लो, चीन के अंदर विद्रोह बाहर तक आ गया, यूएन तक आ गया है। तो वहां कितना ज्यादा आतंक मचा रखा होगा चीन ने। आज उसकी गहराई में जाकर एक एक चीज को खुलेंगे कि लोग अब बाहर तक यूएन को ये बताना चाह रहे हैं कि तिब्बत के लोग कितना ज्यादा परेशान हो चुके हैं चाइना से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है साथियों। ये आप देख रहे हो ना, ये पहली घटना है। इससे पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी हैं। आप देख रहे हो, यूएन ऑफिस के बाहर आग लगाकर जान दी। बौद्ध भिक्षु के भेष में था शख्स, पर्चे मिले, लिखा था चीन को तिब्बत से बाहर निकालो। ठीक है, ये 52 ईयर का एक व्यक्ति था जिसने ये आग लगाई है वहां पर। अच्छा, ये मामला पहली बार नहीं हुआ है। आप यहां देखोगे ना तो ये देखो, यहां भी ये सब लोग देख लो ना, हर जगह न्यूज में यही जितने भी आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर देखोगे तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तिब्बत के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। 2009 से अब तक 150 से ज्यादा तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है। कम से कम 160 ऐसे लोग हैं जो आत्मदाह कर चुके हैं आजादी की मांग को लेके कि तिब्बत को फ्री करें चाइना से। ये कोई पहली घटना नहीं थी। साल 2009 से लेकर अब तक 160 से ज्यादा तिब्बती अपनी आजादी के लिए इसी तरह आत्मदाह यानी खुद को आग लगाकर जान दे चुके हैं। आखिर कोई इंसान इस कदर मजबूर कैसे हो सकता है कि वो अपनी ही बॉडी को जिंदा जला दे। चीन ने उस शांत तिब्बत में ऐसा क्या आतंक मचा रखा है कि वहां बौद्ध भिक्षु सुसाइड करने पर मजबूर हैं। आज की इस वीडियो हम चीन के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब करेंगे जिसे दुनिया से छिपाया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप लोग क्या चाहते हो तिब्बत को लेके, चीन की इस बर्बरता को लेके आपका क्या कहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, कहानी की जो शुरुआत करते हैं ना, वो कहानी की शुरुआत थोड़े इतिहास में चलते हैं, वहां से करते हैं। 1949 और 50 की बात है साथियों। 1949 और 50 यहां से पूरा कांड होता है और यहीं से चाइना इस तरीके से आगे बढ़ता है। और यहीं पर इसने जो एक फ्री तिब्बत था, जो एक संप्रभु देश था, उसके ऊपर अटैक करता है और उसको क्या कर लेता है, गुलाम बना लेता है। तो 1949-50 की बात है। चीन में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सत्ता में आती है। आते ही उनकी विस्तारवादी और लालची नीति सक्रिय हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि अब हमें 2050 तक सुपर पावर बनना है, और सुपर पावर बनने के लिए अपने पड़ोसियों को जितना दबाया जा सके उतना दबाइए। विस्तारवादी नीति, हर एक किसी के जगह में घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि लालची हैं ये लोग। आते ही उनकी विस्तारवादी और लालची नीति सक्रिय हो जाती है। अक्टूबर 1950 में चीनी सेना तिब्बत की सीमाओं में जबरन घुस जाती है साथियों। अगर मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये मैप था। ये तिब्बत अपने आप में एक अलग देश था जो इंडिया नेपाल के साथ भी बॉर्डर लाइन अपनी क्या करता था, साझा करता था। इधर चाइना था और चाइना ने 1949-50 में तिब्बत को पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। समझ रहे हो आप? अब सवाल यह है कि चीन तिब्बत को अपना हिस्सा क्यों मानता है। चीन का कुतर्क है कि 13वीं शताब्दी में जब मंगोलों का, जो ये मंगोलिया है यहाँ, जब मंगोलों का युआन राजवंश था तब तिब्बत उनका हिस्सा था। लेकिन सच तो यह है कि तिब्बत हमेशा से अपनी अलग संस्कृति, अपनी भाषा और स्वतंत्र शासन व्यवस्था वाला एक संप्रभु क्षेत्र रहा था। 1912 में ही 13वें दलाई लामा, अगर मैं दलाई लामा की बात करता हूं तो यहां थोड़ा सा आप इस दलाई लामा वाले किस्से को भी थोड़ा सा समझिएगा साथियों। ठीक है, यहां ये थे, मैं बात कर रहा हूं 13वें दलाई लामा की। ठीक है, अब कौन से हैं, 14वें दलाई लामा है, और इसके बाद कौन से बनेंगे, 15वें। तो इनका भी विवाद चल रहा है, 15वें दलाई लामा को लेकर विवाद चल रहा है। चाइना वाले कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, और इनकी जो पूरी एक पार्टी है, ठीक है, वो कहती है कि हम इसको अलग से बनाएंगे, सीटीए जो है। ठीक है, और 13वें दलाई लामा स्वतंत्र, जो ये आपका तिब्बत था ना, ये वाला तिब्बत वाला इलाका, आप इसको देखिएगा जरा, ये तिब्बत जो था। तो 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया। दलाई लामा कौन होते थे वहां के, एक आध्यात्मिक गुरु होते थे, एक राजनीतिक गुरु होते थे, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, सबसे जो ऊपर होता है,
उसको बोला जाता है दलाई लामा तिब्बत में। तो उन्होंने कहा था कि ये फ्री तिब्बत है। 1912 की बात है जब 13 में दलाई लामा थे। लेकिन क्रूर चीन ने अपनी ताकत के दम पर बंदूक की नोक पर 23 मई 1951 को 1951 को 23 मई तिब्बतियों से एक दबावपूर्ण समझौता कराया, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, यहां से एक प्रेशर बनना स्टार्ट करा। ठीक है, यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये था 17 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट। चीन इसे तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति कहता है, लेकिन हकीकत में यह एक स्वतंत्र देश की हत्या थी। चीन के अत्याचार के खिलाफ साल 1959 तिब्बत की जनता सड़क पर उतर आई। 1950-51 की बात है। फिर 1959 में क्या हुआ, तिब्बत की जो जनता थी वो सड़क पर आ गई। चीनी सेना ने इस विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला कि हजारों निर्दोष तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब बात 14 में दलाई लामा की जान पर आ गई, मतलब ये थे आपके 14 में दलाई लामा, ठीक है, जब इनकी मौत, ये 14 में दलाई लामा, ठीक है, अब इनकी उम्र 90 साल हो चुकी है। ठीक है, तो जो 14 में दलाई लामा की जान पर आ गई, तो मार्च 1959 में दलाई लामा को भेष बदलकर रात के अंधेरे में चीन की नजरों से बचकर तिब्बत से भागना पड़ा। कठिन रास्तों और बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए दलाई लामा भारत पहुंचे। भारत के तत्काल, क्योंकि भारत के साथ क्योंकि भारत का और तिब्बत का ना बड़ा भाईचारों वाला संबंध है, क्योंकि जो बौद्ध संप्रदाय, जो बौद्ध वहां की जो संस्कृति है, भारत बहुत अच्छे से उसको फॉलो करता है। भारत भी जो फॉलो करता है, वहां हिंदू बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो दलाई लामा भारत पहुंचे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ने चीनी नाराजगी की परवाह न करते हुए दलाई लामा और हजारों तिब्बती शरणार्थियों को मानवीय आधार पर शरण दी। अच्छा, ये भी कारण था क्योंकि उस समय अक्षय चीन में वो क्या बना रहे थे, अपनी सड़कें बना रही थी, अपनी सेना वहां भेज रखी थी, अपने सैन्य अड्डे वहां बना रहा था, जो अक्षय चीन हमारा इलाका था। तो प्रेशर में लाने के लिए भी जवाहरलाल नेहरू सरकार ने तब दलाई लामा को अपने यहां शरण दे दी, जिससे थोड़ा सा चाइना प्रेशर में आएगा। हालांकि उस समय भारत में नेहरू के इस फैसले को कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था कि इससे चीन, अगर आप दलाई लामा को यहाँ वो दोगे, शरण दोगे, तो वहां के जो चीन से जो हमारे संबंध है वो बिगड़ जाएंगे, रिश्ते जो है वो बिगड़ जाएंगे। लेकिन भारत अपने धर्म पर अड़ा रहा। दलाई लामा को पहले असम, फिर मसूरी, फिर अंततः 1960 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसाया गया, जो आज भी उनका निवास स्थान है। कब्जा करने के बाद चीन ने तिब्बत में जो नालायकी और क्रूरता दिखाई है वो रूह कपा देने वाली है। चीन का मकसद सिर्फ जमीन हड़पना नहीं था, बल्कि तिब्बत की बौद्ध संस्कृति को हमेशा के लिए मिटाना था। चीन ने तिब्बत के हजारों प्राचीन बौद्ध मठों को मलबे में तब्दील कर दिया। अगर आप ये देखोगे, ये थे इनकी संस्कृति, ये उनके मठ थे, इनको ही मिटाने की कोशिश करा, इनको ही मिटाया जा रहा था। वहां के बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें दलाई लामा को गाली देने, जो दलाई लामा को वो अध्यात्म गुरु मानते, सबसे बड़ा गुरु मानते, राजनीतिक गुरु मानते, राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं, उसको गाली देने के लिए मजबूर किया जाता था जनता को। कम्युनिस्ट पार्टी की, जो उनकी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर किया जाता था वहां के लोगों को। तिब्बत के अंदर दलाई लामा की तस्वीर रखना या उनका नाम लेना भी एक संगीन जुर्म है, जबकि जो वहां की जनता है, तिब्बत की जनता, वो दलाई लामा को भगवान मानती है, उनको पूजती है। दलाई लामा उनके लिए सब कुछ है, और उन्हीं दलाई लामा को वो क्या कह रहे हैं कि आप इनको गाली दो, आप इनकी फोटो मत रखो। ये सारे काम थे, तो जिसके लिए सीधे जेल में डाल दिया जाता था। स्कूलों में तिब्बती भाषा पर बैन लगा दिया गया और छोटे बच्चों को जबरन चीनी संस्कृति सिखाई जा रही है। इसी संस्कृति नरसंहार, मतलब कल्चरल जेनोसाइड और घुटने वाले माहौल से तंग आकर तिब्बती युवा और भिक्षु अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, जो अभी आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाली वीडियो दी है। इस चीज से परेशान हो गए। आज धर्मशाला में तिब्बतियों ने अपनी एक निर्वासित सरकार बना रखी है, जिसे सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको सीटीए कहा जाता है। अब इन्होंने अपनी, भारत में आए, तो भारत में आने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक ये सीटीए में आपको दिखाना चाहता हूं, आप यहां देख सकते हो। यहां वो इमेज है नहीं क्या, सीटीए वाली लगाई नहीं है क्या? यहां वो निर्वासन करते हैं, और इस तरीके से इन्होंने अपनी एक सीटें बना रखी है। यहां से अपनी वो सरकार भी चला रहे हैं, भारत में रहकर, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रहकर। इसकी अपनी संसद है और अपना एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रमुख भी है। हालांकि भारत या यूएन इससे एक आधिकारिक देश की सरकार नहीं मानते हैं,
लेकिन यह दुनिया भर के तिब्बतियों की आवाज उठाते हैं यहां से। हैरानी की बात यह है कि आज दलाई लामा और सीटीए चीन से पूरी आजादी भी नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, आप हमें पूरी आजादी मत दो, वे केवल वास्तविक स्वायत्तता, जेन्युइन ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक रूप से चीन भले ही वहां रहे, लेकिन तिब्बतियों को उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति और स्थानीय प्रशासन चलाने की पूरी आजादी दी जाए। लेकिन तानाशाह चीन इस जायज मांग को भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। चीन बहुत जल्द तिब्बत को लेकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय संकट में घिरने वाला है। सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब अगले दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन होगा। चीन अपनी तरफ से एक फर्जी दलाई लामा को बैठाने की कोशिश करेगा, जिसे तिब्बत की जनता और भारत कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी कानून बना दिया है कि वो चीन के थोपे हुए दलाई लामा को मान्यता नहीं देगा। भारत का स्टैंड भी अब मजबूत हो रहा है। हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन बॉर्डर पर चीन की नालायकी को देखते हुए भारत अब तिब्बत कार्ड को खुलकर खेल सकता है। वो भी तो हमारे पड़ोसियों को भड़काने का काम कर रहा है। मोगला पोर्ट ले लिया बांग्लादेश में घुसकर, पूर्वी इलाके से भी हमें कवर करने की कोशिश कर रहा है। लाल मुलेहार हट जो है ऊपर, जहां हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन ने बोला था, वहां से भी हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास भी तो तिब्बत कार्ड खेलने का मौका है इस समय। अगर तिब्बत में विद्रोह की आग दोबारा भड़की तो यह चीन की टूटने की शुरुआत हो सकती है। यूएन के बाहर लगी यह आग सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं लगी, बल्कि चीन के जुल्मों के खिलाफ तिब्बतियों को भी कभी न मरने वाली भावना की आग है। इस क्रूरता पर आपकी क्या राय है? क्या तिब्बत को न्याय मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें ताकि यह सच हर किसी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।